वेलकम बैक नाज़रीन। मैं इस वक्त ज़हमत दी है अब्दुल्ला मलिक साहब को, सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से ये गाहे बगाहे हम इनको ज़हमत देते रहते हैं। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बारे में भी इनसे आज बात करेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब, वेलकम टू माय शो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, एक तो मेहरबानी फरमाते हैं आप हमेशा, आपको जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो आप प्रोग्राम में जो है अपना इनपुट देते हैं। एक तो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम थोड़ा मुख्तसर सी बात कर लेंगे, फिर मैं वो जो इशू है बेसिकली जो बना हुआ है इस वक्त, जिसके बारे में बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बातें और एहतजाज जारी है, उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा। जी। मुझे बताइए कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, क्योंकि आपने बड़ा माइन्यूटली इसको देखा है और हम तो कवर कर रहे थे, लेकिन आप जहां बैठ के देख रहे थे उसमें खामियां खूबियां सामने आपको नजर आएंगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि बड़ी ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हुआ है जिसमें इस खित्ते के अहम तरीन ममालिक ने शिरकत की है, जिसमें रशिया, ईरान, चाइना, इंडिया। गो के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो तो तशरीफ नहीं ला सके थे, लेकिन उनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो अपने मुल्क में बड़ी अहमियत है उनकी, और वो बड़े, आपको पता है, क्रिटिसिज्म के भी बड़े माहिर हैं और पाकिस्तान पे वो चुटकुले भी काफी कसते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दफा इंडिया का जो एटीट्यूड था वो बड़ा पॉजिटिव रहा है, खित्ते के हवाले से, इलाकाई अमन के हवाले से, इलाकाई तरक्की के हवाले से, क्लाइमेट चेंजेस से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें जो नुकसानात हुए हैं उसके हवाले से। तो इसकी जो शुरुआत भी थी वो भी बहुत अच्छी थी, और इसकी जो इख्तिताम हुआ है, जो इस्लामी सेशन में जो सेक्रेटरी SOI और हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा उन्होंने जो एड्रेस किया है मुश्तरका तौर पर जो लामिया पड़ा है, वो बड़ा खुशाइन है। इसका मतलब होगा पाकिस्तान, मैंने जैसे आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि बाईस आइसोलेशन से न सिर्फ निकले बल्कि खित्ते में जो एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है जैसे ब्रिक्स है, और अब बड़ा इम्पोर्टेंट है शंघाई ऑर्गेनाइजेशन की जो तंजीम है, ये इसमें जो ममालिक हैं, एक तो ये है कि ये डेवलप कंट्रीज हैं, बिल्कुल ठीक, दुनिया के मानी ये ताकतें हैं, और फिर ये है कि दुनिया भर में इनका असर रसूख है। इसमें जो दो ऐसी ताकतें शामिल थी जो सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकन है और उनकी अपनी एक अहमियत है, लिहाजा वो उनसे ज्यादा इलाकाई जो मामलात हैं उनको कौन समझ सकता है। पीस के हवाले से बात की गई है, मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ने की बात की गई है, गुर्बत खत्मे की बात की गई है, और जो बायलैटरल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं उन पर बात की गई है। हमारे जो वजीर आजम ने उन पर खुलकर अपने पाकिस्तान का मुकदमा हर हवाले से पेश किया, गुर्बत के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के, और उन्होंने फलस्तीन के हवाले से भी बड़ा, मैं वही बताने लगा, कश्मीर के हवाले से, फलस्तीन में जो मुजालिम हो रहे हैं उनके हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि हर लिहाज से ये जो शंघाई तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस थी, ये अपने जो मकासद हैं वो जरूर पूरे करेगी, और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने इंतजाम बहुत अच्छे थे। और फिर ये कि आपको कैसा लगा, आपको ये कैसा लगा कि जब ज़ाहिर है मैं और आप बीइंग पाकिस्तानी, जब हम कोई ऐसी चीज़ें जो कि हमारा पोर्ट्रे किया जाता है पाकिस्तान के बारे में तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं जब कल स्पीचेस सुन रहा था तो उनके जो गर्मजोशी थी पाकिस्तान के बारे में, जो ख्यालात थे, और पाकिस्तान के बारे में बार बार उन्होंने ये कहा कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी ये गवाही दे रहे थे और पाकिस्तान के लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे थे, पाकिस्तान की हुकूमत की, रियासत पाकिस्तान की बड़ी तारीफ कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस खित्ते में जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी है, उसकी तमाम जो लोग आते हैं, सरबराह ममलकत जब वफूद आते हैं उसकी खुलकर तारीफ करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वफूद भी 200 की सूरत में आए हुए थे, बड़े बड़े वफूद आए हुए थे, और यकीनन जहाँ एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की गुफ्तगू हुई है, वहाँ पर बायलैटरल इशूज में सकाफत, कल्चर और ट्रेड की भी बात हुई है। अच्छी बात यह है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने शंघाई तंजीम का ऑर्गेनाइजेशन का ओहदा संभालने पर पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि पाकिस्तान को ही कह रहे हैं, मुबारकबाद भी दी और अच्छे ख्यालात का इजहार किया। कोई इस कॉन्फ्रेंस में कोई कंट्रोवर्शियल ऐसी बात नहीं हुई जो किसी चीज का थोड़ा सर एक जरूरी सवाल जो दरमियान में मैं करता चलूं, फिर दूसरे इशू की तरफ चलते हैं, मुख्तसर वक्त होता है। मुझे ये आईनी तरमीम को हम एक पॉजिटिव सेंस में मैंने और आपने हमेशा डिस्कस किया,
لیکن میں آپ کو نا یہ چیز لیکن سر یہاں پہ میں آپ کو پچھلی سنگائی کا مجھے آپ کو یاد ہوگا اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا لاسٹ جو ہم نے ایس او آئی پہ جو یہ بات چیت کی تھی انالیسس دیا تھا یقین جانیے کہ ہمارے انالیسس کے بہت سارے پوائنٹ ویسے ہی تھے جو ہم نے ڈسکس کیے وہی علامی میں بھی تھے اور شروعات میں بھی تھے اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے متعلق جو سوچتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک بالکل ٹھیک ہے وہ پازیٹیولی سوچتے ہیں. اچھا عبداللہ ملک صاحب اس ٹائم میرا جو ماننا ہے اس آپ ظاہر اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے میرے اور آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے ایشوز ملک کے بگڑ رہے ہیں مختلف قانونی معاملات میں منہ میں الجھایا ہوا ہے معاشرتی طور پہ اخلاقی طور پہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ بالکل سچی بات ہے اور میں آج کے واقعات کی تناظر میں اگر میں دیکھوں یار یہ ترمیم کرنی ہے تو کر لو نہیں کرنی تو اس کو فارغ کرو یہ مولانا فضل الرحمان کا جو ڈرامہ ہے پتہ نہیں کیا بارگیننگ کر رہے ہیں وہ بالکل یا تو اپوزیشن کے ساتھ بالکل ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں جی اور آج فواد چودھری صاحب کی سن لیں وہ کہہ رہے ہیں جی جو کہتے تھے ڈیزل ہے فضلو ہے مولانا کہنا جرم ہے ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور خدا کا خوف کرو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں بھائی جس نے ترمیم کرنی ہے کر لو نہیں ہوتی تو نہ کریں قوم کا تو وقت نہ ضائع کریں اب یہ بات اپنے اچھی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ترمیم کے لیے پچھلے ایک مہینے سے جو ڈرامہ ہو رہا ہے لیکن اس کا عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں سچی بات ہے بالکل ٹکے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا سر نقصان ہو رہا ہے اس میں فرما دیجئے گا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ انسان بے یقینی کی صورتحال قائم کی ہوئی ہے اور پھر اس کی پاداش میں جو مخالف سیاسی جماعت ہے وہ کبھی کسی بچی کے ریپ کا ایشو اٹھا لیتی ہے کبھی وہ شنگھائی تعاون کانفرنس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتی ہے اور پاکستان میں ایک تماشا سا لگا ہوا ہے کسی ہمیں دیکھیں بات سنیں فیئر بات کرنی چاہیے ہم کسی ایک جماعت کو کرٹیسزم نہیں کرتے پاکستان کے پورا جو نظام ہے نا وہی آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی جماعت ہے جو پاکستان کے متعلق سوچ رہی ہو اب دیکھنا آپ اپنے مقدمات کے متعلق سوچ رہے ہو کہ فلاں چیف جسٹس آئے گا تو یہ کرے گا دیکھیں پھر کس کا مطلب کہ انصاف تو اپنا اپنا ہو گیا پھر ہر پارٹی اپنا چیف جسٹس لے کے آئے گی تو ہم نے جو آئینی ادارے ہوں مقتدر ادارے ہوں سیکورٹی کے ادارے ہوں ہم نے ان کو باقاعدہ طور پر ایک سازش کے تحت ہم نے ان کو بنا دیا ہے کہ یہ فلاں متنازع بنا دیا کبھی بھی جو اپنے ایسے ادارے ہوتے ہیں مقتدر ادارے ہوتے ہیں وہ متنازع نہیں ہوتے ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اب ہم کسی کہتے ہیں کہ فلاں سی آئی اے کا ایجنٹ ہے کسی کو یہودی کہتے ہیں کسی کہتے ہیں انڈین ایجنٹ ہے تو پھر میرے بھائی یہ بتائیے گا اس ملک میں مخلص کون ہے ٹھیک ہے اچھا سر ایک بڑا اہم سوال ہے ایک ابھی بات دیکھیے یہ جو ابھی بچی والے ریپ والا ایشو ہے تو یہ بچے جو باہر نکلے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جو بوائلنگ ہو رہی ہے ٹیمپریچر کی یہ اگر اپنے منطقی انتظام کو پہنچے گا تو کیا ہوگا اچھا سر اتفاق سے آپ ادھر آگے ہیں تو مجھے بتا دیجئے ابھی تک نہ کوئی ایویڈنس سامنے آیا ہے نہ کسی کی طرف سے مقدمہ درج کرنے کی اپلیکیشن آئی ہے نہ کسی نے یہ کورٹ میں جا کوئی کیس دائر کیا ہے یہ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ کیوں واویلا ہے پہلی دو تین اس بات بڑی اچھی بات ہے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے اس وقت جو پنجاب کے جتنے بھی پیرنٹس ہیں بلکہ پاکستان کے وہ پینک میں کیا سکولوں اور کالجوں میں ایسی چیز ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب یہ پچھلے لاسٹ ٹیوزڈے کو منگل کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو اس کی ایک شفاف انکوائری اگر شروع میں ہو جاتی کالج کے ایڈمنسٹریشن کر دیتی یا معاملہ پولیس یا کسی اور ادارے کے پاس چلا جاتا وہ کر دیتا جیسے جس انداز میں اس کو ہینڈل کیا گیا نا پہلے ایک ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ ہوا ہی کچھ نہیں پھر اس کے والدین کو لے آئے ہیں نہیں پھر ان کا ایک نالائق وزیر تعلیم ہے وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے سن تو لینا پھر وہ واقعہ وہ چلے گئے پھر کہا ہم نے پکڑ لیا اس گارڈ کو دیکھیں میں نے تو خود کل ایک اپلیکیشن دی تھی ایڈیشنل کلیکٹر کی ہوم صاحب کو کہ اس کی بہتر تو یہی ہے کہ چونکہ پولیس بھی باعث کنٹروورشل ہو گئی ہے تو اس کی ہائی کورٹ کی جج سے جوڈیشل انکوائری کرے بالکل پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری بات مریم نواز شریف صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ کیونکہ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے خواتین کی تو بنا دیں کمیشن وہ کر دیں آج بھی یہ عدالت میں اب ہفتے والے دن کیس بھی فائل کر رہے ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے دیکھیں نا یہ سول سوسائٹی ایک اور مجھے یہ تو بتا دیں نہیں آپ مجھے بتائیں جج بیچارہ انکوائری کیا کرے گا جب وہاں مدعی نہیں ہے
मुद्दई नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए बात जब जैसे मॉडल टाउन इंसिडेंट जो हुआ था उसमें मुद्दई कोई नहीं था। अच्छा। और हम लोगों ने ये जो ट्रिब्यूनल के सामने हालात हुआ, इसका ये देखो ना, इसका खासियत हो जाता है। इसका ये भी फायदा होता है कि सोसाइटी में जो एक ये एक अच्छी विश बात में है कि अगर ये चीज नहीं है और सोशल मीडिया ने इसको अगर हाइप दी है और या कुछ शरारत है में दिया, वो भी एक्सपोज हो जाएगी, तो फिर कम से कम डिस इन्फॉर्मेशन पे, सोशल मीडिया की हर बात पे लोग लब बैक नहीं कहेंगे। तो ये अच्छी चीजें होती हैं कि एक फियर सामने आना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं तो सच को छुपाने में या सच कहने में क्या हर्ज है? लेकिन इंसिडेंट होते रहे, पहले इंसिडेंट तो नहीं हुआ सर। ये आपका मुआशरा ऐसा है सर, आप मादरत के साथ, आपकी सोसाइटी ऐसी है, आपका मुआशरा ऐसा है कि मैंने यहाँ पे, अल्लाह माफ करे मुझे, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैंने देखा कि इल्जामात लगा के तौहीन के उनको गलियों में नालियों में घसीट के मार दिया गया। बाद में वो बंदा बेगुनाह निकला। गुजरांवाला का वाकया, मस्जिदों में ऐलान हो जाते हैं। फिर सियालकोट के दो बच्चे मार दिए। अपना शमशेर उसको भी छोड़ दी पुलिस। सरगोदा में 2 पुलिस वालों ने एक मैटर की बच्ची को रेप किया, उसके बालिद को पहले अरेस्ट किया। ये जो अभी सिंध में हुआ है, जो लीगी मेंबर थे डॉक्टर, उनको पुलिस ने खुद मारा और उन्होंने बकायदा लोगों ने गलों में हाथ डाले। लेकिन जब रियासत किसी एक जगह पर खड़ी हो जाएगी या रियासत तशद्दुद करवाई में मुलव्वस हो जाएगी। हमने तो कैट चार्टर अगेंस्ट टॉर्चर, और ये लगे हुए हैं रात के 2-2 बजे तक। सुने, ये लगे हुए हैं रात के 2-2 बजे तक मियां साहब अपना मौलाना साहब की खुशामदे करने, उनकी खिदमतें करने। और भाई उनकी पार्टी का जितना हुजम है। अब सर एक बिल्कुल आखिरी सवाल मुझे बताइए कि एक जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास 40 केजी उठाने का मैंडेट है, तो वो 70 केजी उठाने की क्यों कोशिश कर रही है? क्यों कोशिश कर रही है? आप सही कह रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मैं समझे कि गवर्नमेंट की नहली है। देखो ना, पहले मरले में आप फेल हो गए हैं अपने नंबर पूरे करने में। अब अगर ऐसी आइन, उस आइन का क्या फायदा कि जिसको अमेंड करने में आपने लोगों का मैंडेट चुराया हो, या लोगों की माँ बहनों को उठाकर कहा हो कि आप अपने कहें सेनेटर से या एमएनए बाप, भाई, बहनोई, ससुर, दामाद, साले से कि वो हमें वोट दे। तो फिर मुझे बताएं क्या कौन सी कौम है जो आइन को सर? फिर माजरत के साथ मुझे आज ये कहना पड़ेगा कि ये उन लोगों को भी साथ गंदा करवा रहे हैं, उनकी ताकत पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं जो इनको लेके आए हैं। आपका मैं तो कहता हूँ, मैं तो आपको एक और बात करता हूँ आखिर में। मैं तो समझता हूँ कि मुझे बड़ी तवक्को थी आपके लीडर नवाज शरीफ साहब से कि वो बड़े पाकिस्तान के मंजे हुए सियासतदान है और सीनियर 3 सियासतदान। उधर से भी मायूसी हुई है, उधर से वो कहते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा और यकीनन आज के प्रोग्राम में मैंने वो बातें की जो हमारे दिल और दिमाग में होनी चाहिए। और खुदा का खौफ करें वो लोग जो इस रियासत पाकिस्तान को, एक अमन के गहवारे को, जंगो जदल का एक मुल्क बनाना चाहते हैं। आप उन ममालिक की तरफ देखें जो लबनान में हो रहा है, जो सीरिया में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो फलस्तीन में हो रहा है। आपको एक आजाद मुल्क रास ही नहीं आ रहा। आप इसका कानून और आइन तोड़ रहे हैं, धज्जियां बखेर रहे हैं। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।